क्या आप जानते हैं कि टाटा की नेक्सॉन और हुंडई की वेन्यू में क्या फ़र्क है? ये जो नेक्सॉन है इसका कोई भी जुड़वा भाई एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं अगर हम वेन्यू की बात करें तो उसका एक सौतेला भाई है। What? जिसका नाम है किया सोनेट। आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? किया की सोनेट और हुंडई की वेन्यू, निसान की मैग्नाइट और रेनॉ की काइगर और टोयोटा की हाईराइडर और सुजुकी की ग्रैंड विटारा, इन सब गाड़ियों के अंदर एक सिमिलरिटी है और वो ये कि ये सभी गाड़ियां या तो प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं या फिर ये पूरी की पूरी एक जैसी ही दिखती हैं विद ओनली लोगो चेंज्ड। और अगर हम ध्यान से देखें ना तो इस टाइम इंडिया के अंदर 8 कार मेकर्स ऐसे हैं जो इस तरीके से कोलैबोरेशन के अंदर गाड़ियां डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हुंडई किया, रेनो एंड निसान, स्कोडा एंड VW एंड टोयोटा एंड सुजुकी। अब क्योंकि ये कार मेकर्स कोलैबोरेशन के अंदर गाड़ियां डेवलप कर रहे हैं तो एक सवाल उठता है और वो ये है कि क्या इन कोलैबोरेशन से बायर्स का फायदा हो रहा है या फिर नुकसान? अगर मैं सीधी बात करूं तो इनमें से कुछ कोलैब्स तो ऐसे हैं जिनसे कंज्यूमर का फायदा डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन इनमें कुछ कोलैब्स ऐसे भी हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स को फायदा पहुंच रहा है। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इन चारों पेयर ऑफ ब्रांड्स को रैंक किया जाए, जिससे हमें ये पता लग सके कि कौन से ब्रांड की पार्टनरशिप से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है और किन से आपको नुकसान पहुंच रहा है या फिर कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आगे चल के मैं इस वीडियो के अंदर एक एक कोलैब के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को एक्सपोज करते हुए इन ब्रांड्स को रैंक करूंगा। लेकिन उससे पहले चलिए हम समझ लेते हैं उन 2 टाइप के ब्रांड पार्टनरशिप्स को जिनके थ्रू इंडिया के अंदर गाड़ियां बनाई जा रही हैं इस वक्त, यानी कि रीबैजिंग और प्लेटफॉर्म शेयरिंग। रीबैजिंग का मतलब होता है कि एक ब्रांड कार को प्रोड्यूस करता है और दूसरा ब्रांड सिंपली उस गाड़ी को उठाकर उस पर अपना लोगो चिपका देता है और उसको मार्केट में बेचना चालू कर देता है। रीबैजिंग इंडिया के अंदर फिलहाल टोयोटा और मारुति के बीच में चल रही है, जिसमें कि टोयोटा सुजुकी की कुछ कार्स को अपने द्वारा दिए गए टेढ़े मेढ़े नामों के साथ बेच रही है, वहीं सुजुकी भी टोयोटा के कुछ मॉडल्स के साथ ऐसा ही सेम कर रही है। अब प्लेटफॉर्म शेयरिंग क्या होता है उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लेटफॉर्म आखिर बोला किसे जाता है। अगर हम सीधी भाषा में समझे तो एक प्लेटफॉर्म सम होता है सारे के सारे नॉन स्टाइलिंग स्पेसिफिक पार्ट्स का, यानी कि एक प्लेटफॉर्म एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स को बोला जाता है जिसके अंदर की पावर ट्रेन, शैसीज, अंडर बॉडी, सीट स्ट्रक्चर, थर्मल सिस्टम एंड हाई एंड लो वोल्टेज आर्किटेक्चर जैसी चीजें शामिल होती हैं। बस इसके अंदर टॉप हेड जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, यानी कि गाड़ी के एक्सटीरियर के जो डिजाइन कंपोनेंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि हेडलाइट्स हो गई, बॉडी पैनल्स हो गए, कुछ इंटीरियर्स के पार्ट्स हो गए या फिर जो गाड़ी का ओवरऑल सिलुएट है वो। गाड़ी के टॉप हेड के मुकाबले गाड़ी के प्लेटफॉर्म को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ही ज्यादा महंगा काम होता है। इसीलिए कई ब्रांड्स आउटर डिजाइन को तो अपना अपना रख लेते हैं लेकिन गाड़ी के प्लेटफॉर्म को शेयर कर लेते हैं ताकि रिसोर्सेज की बचत हो सके। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हुंडई किया का पेयर है, रेनो निसान का पेयर है और फॉक्सवैगन स्कोडा का पेयर ऐसा है जो इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म शेयरिंग के ऊपर गाड़ियां बना रहा है। अब ये तो रही स्पेसिफिकली बात प्लेटफॉर्म शेयरिंग की, पर अगर हम इन पार्टनरशिप को एज अ होल देखें तो ब्रांड्स मेजरली 3 रीजंस की वजह से पार्टनरशिप करते हैं और वो है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन। हाँ, यहाँ पर ये तीनों ही वर्ड सेम है लेकिन यहाँ पर मैं 3 डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो एक्सपेंशन है वो है ब्रांड एक्सपेंशन, यानी आपस में एक दूसरे की गाड़ियों को शेयर करके पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना। जैसे कि इंडिया में टोयोटा की पोर्टफोलियो में इकोनॉमिकल कार नहीं थी जैसे कि मारुति बलिनो नहीं थी, और वहीं मारुति के पास कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड MPV नहीं थी जैसे कि इनोवा हाईराइडर। तो इसीलिए इन दोनों ब्रांड्स ने आपस में अपनी गाड़ियों को ट्रेड किया और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड किया। दूसरे टाइप का जो एक्सपेंशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंशन, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है किया से। किया जब इंडिया के अंदर आई तो उसे हुंडई से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा करने में, यानी कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ मिलकर अपनी गाड़ी को देश के अंदर लॉन्च करते हैं तो आपको उसके रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। और ये स्ट्रेटेजीज बहुत ही सारे ब्रांड्स अपनाते हैं और इंडिया के अंदर तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे रहे हैं जो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आए हैं। तीसरे टाइप का जो एक्सपेंशन है वो है लाइफ साइकिल एक्सपेंशन। जब एक गाड़ी अपनी एंड ऑफ लाइफ साइकिल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद उस कार को दूसरे ब्रांड को ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वो ब्रांड उसे रीबैच करके अपनी ब्रांडिंग के अंदर बेच सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे निसान की SUV निसान एक्सट्रेल की बात करें, यानी कि उसके पुराने मॉडल की, तो जब उसके पुराने मॉडल का प्रोडक्शन खत्म हुआ तो उसे डोंगफेंग नाम की एक चाइनीज कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया और फिर निसान की डिसकंटिन्यूड एक्सट्रेल को डोंगफेंग फेंगडू MX6 नाम से ये चाइनीज कंपनी बेचने लगी। अब ये वो 3 बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से ब्रांड्स कोलैबोरेशंस में कार्स डेवलप करते हैं, और जो पैसे बचाने वाला रीजन है यानी कि डेवलपमेंट के अंदर जो पैसा बचता है इस तरीके से, वो तो एक रीजन है ही, और यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से इंडिया के अंदर भी इस तरीके की गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन इनमें से किन कोलैबोरेशन से हमारे देश की जनता को एक्चुअली में फायदा हो रहा है, चलिए अब वो समझ लेते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पीछे आता है टोयोटा और सुजुकी का पेयर, और उसका सबसे बड़ा रीजन है रीबैजिंग। एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, रीबैजिंग में एक ही कार को बैच बदलकर मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है,
और अगर हम टोयोटा और सुजुकी के केस में देखें तो टोयोटा की टाइजॉर, रूमियन और ग्लांजा पूरी की पूरी तरीके से सुजुकी की इन 3 कार्स के रीबैच्ड वर्जन्स हैं विद वेरी माइनर ट्विक्स इन फ्रंट फेसिया एंड रियर में। और अगर हम सुजुकी की बात करें तो इनकी जो इन्विक्टो है वो पूरी तरीके से टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस का रीबैच्ड वर्जन है। और इन दोनों ही ब्रांड्स ने ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाई राइडर को भी बनाया है साथ मिलकर, लेकिन इनके अंदर भी जो स्टाइलिंग चेंजेस हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि ये दोनों गाड़ियां भी एक दूसरे का रीबैच वर्जन ही है। अगर हम टोयोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो रीबैच वाला गेम है ना, ये उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि टोयोटा के पास छोटी मास मार्केट हैचबैक्स नहीं थी, और जब उन्होंने बलिनो की फोटोकॉपी यानी कि ग्लांजा को अपने नाम से लॉन्च करा तो उनकी जो सेल्स है उनमें काफी बड़ा जंप देखने को मिला। और अगर हम सुजुकी की बात करें तो उनको टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा फायदा मिला। अब इन दोनों ही ब्रांड्स को एक दूसरे की पार्टनरशिप से तो फायदा मिल गया, पर मुझे ये लगता है कि कार बायर्स का इसमें कोई खास फायदा हुआ नहीं है। उल्टा है, मेरे हिसाब से इससे कार बायर्स का नुकसान नहीं हुआ है। स्पेशली अगर हम टोयोटा की बात करें तो इंटरनेशनली उनके पास कई सारी हैचबैक्स एंड स्मॉल एसयूवीज हैं जो वो इंडिया में ला सकते थे, जैसे टोयोटा की एगो एक्स, यारिस क्रॉस, RAV4 या फिर प्रो एस। लेकिन सुजुकी के साथ टाई अप करके उन्होंने सुजुकी की कार्स को कॉपी कर दिया, और इंडिया के बजट सेगमेंट में आज की डेट में टोयोटा की तरफ से कोई भी अच्छी और रियल उनकी टोयोटा वाली रियल गाड़ी देखने को नहीं मिलती है जो कि बजट सेगमेंट में आती हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि टोयोटा ने पहले 2 बार कोशिश करी है इंडिया के अंदर छोटी गाड़ी लॉन्च करने की और उसमें वो फेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रांड के फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ। और अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो मेरे हिसाब से टोयोटा और सुजुकी का ये कोलैब इंडियन पेट्रोहेड और कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल भी काम का साबित नहीं हुआ है, बल्कि मेरे हिसाब से टोयोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो यहाँ पर इंडियन लोगों का नुकसान ही हुआ है, वो अच्छी गाड़ियाँ मिस आउट कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है रेनो और निसान के जॉइंट वेंचर को। रेनो और निसान पूरी दुनिया के अंदर जॉइंट वेंचर्स के अंदर गाड़ियां बना रहे हैं, और अगर हम इंडिया में देखें तो रेनो और निसान ही आर्ग्यूएबली पहले कार मेकर हैं जिन्होंने रीबैजिंग करी थी इंडिया के अंदर, मतलब एक दूसरे की गाड़ियां कॉपी पेस्ट करनी चालू करी थी। जैसे कि निसान की सनी और रेनो की स्काला थी, निसान की माइक्रा और रेनो की पल्स, और रेनो की डस्टर जिस पर निसान की टरानो बेस थी। ये सभी की सभी गाड़ियां एक दूसरे का रीबैच्ड वर्जन थी। लेकिन अब हमें ये देखने को मिलता है कि निसान और रेनो ने अपनी स्ट्रेटेजी पे थोड़ा काम किया है, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग रीबैच्ड वर्जन ऑफ ईच अदर्स कार, अब वो प्लेटफॉर्म शेयरिंग पर काम कर रहे हैं। निसान की मैग्नाइट और रेनो की काइगर 2 ऐसी कार्स हैं जो सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं, और इनके बारे में अच्छी बात यह है कि ये दोनों बाहर से बिल्कुल भी एक जैसी नहीं दिखाई देती हैं, दोनों बिल्कुल अलग दिखती हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को इन 2 ब्रांड्स की तरफ से 2 सेपरेट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इनको थर्ड नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इस जॉइंट वेंचर से निकलने के बाद भी मैग्नाइट और काइगर दोनों ही जो कार्स है ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब मानी जाती है, और ये काफ़ी अनरिफाइंड एंड बहुत ही ज़्यादा हल्के इंजन के साथ आती है, सिर्फ 1 लीटर के। हैंस इवन दो दे ट्राइड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, फिर भी मेरा मानना यह है कि इनकी ये जो 2 गाड़ियां हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों के काम की साबित नहीं हो पा रही हैं। सेकंड नंबर पर आती है VW और स्कोडा के जॉइंट वेंचर में बनी हुई गाड़ियाँ। वैसे तो ये दोनों ब्रांड्स बहुत ही लंबे टाइम से प्लेटफॉर्म शेयरिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर गाड़ियां बना रहे हैं, जैसे कि पोलो और फाबिया एंड वेंटो एंड रैपिड। पर इनके अलावा VW ग्रुप ने इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म शेयरिंग के थ्रू ऐसी गाड़ियां लॉन्च करी हैं जो आपस में एक जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं। जैसे कि जो VW का PQ35 प्लेटफॉर्म है, इस पर VW की गोल्फ, जेटा मार्क 5, टीगुआन, स्कोडा की ऑक्टाविया, स्कोडा की येती और ऑडी A3 जैसी गाड़ियां बनी हैं। और अगर इन टोटल बात करें तो इसी प्लेटफॉर्म पर 14 गाड़ियां बनी हैं 4 ब्रांड्स के अंडर। और अगर हम डिज़ाइन वाइज बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी आपको दिखाई है ना, ये आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं दिखाई देती हैं, एटलीस्ट बाहर से तो, जिससे कि ये साबित होता है कि ये जो VW के प्लेटफॉर्म्स है ना, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। लेकिन फिलहाल अगर हम इंडिया की बात करें तो स्कोडा और VW इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के चलते 4 गाड़ियां इंडिया के अंदर बना रही हैं, जिसमें कि 2 सिडान्स हैं और 2 SUVs हैं। और इसमें भी अगर हम स्लाविया और वर्टस की बात करें तो इनके जो फ्रंट फेसिया हैं और जो रेयर के फेसियाज हैं वो थोड़े अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम इन गाड़ियों को साइड से देखें तो ये गाड़ियां ऑलमोस्ट एक जैसी ही दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके जो पैनल्स हैं वो सेम है साइड वाले, एंड सेम गोज फॉर दीज SUVs एज वेल। अब भले ही इन दोनों गाड़ियों के जो आउटर पैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेम दिखाई देते हों, लेकिन फिर भी ब्रांड्स इन दोनों को डिज़ाइन के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। जैसे कि अगर आप स्कोडा की कुशाक की बात करें तो ये गाड़ी चीख चीख के बोलती है कि भाई मुझे स्कोडा ने बनाया है, एंड सेम गोज फॉर द VW एज वेल। और मैंने इनको दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि आपस में मिलकर ये इंडियन जनता को थोड़ी वैल्यू फॉर मनी और एक्चुअल क्वालिटी कार्स प्रोवाइड करा पा रहे हैं। पर इनको फर्स्ट पे ना रखने का रीज़न है किया और हुंडई की जोड़ी। मेरा मानना यह है कि इस टाइम जॉइंट वेंचर से इंडिया की जनता को सबसे ज़्यादा किसी भी ब्रांड से फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो ये दोनों ब्रांड्स हैं, यानी कि कोरियन ब्रदर्स।
क्योंकि अगर हम Hyundai और Kia के डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो इवन दो प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं ये दोनों ब्रांड्स, फिर भी एक ब्रांड की जो डिज़ाइन स्ट्रेटेजी है वो दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। एक ब्रांड यानी कि Kia बहुत ज़्यादा मैच्योर और सटल लुक्स के ऊपर फोकस करता है, वहीं दूसरा जो ब्रांड है यानी कि Hyundai वो बहुत ज़्यादा यूथफुल डिज़ाइंस निकाल रहा है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और इनके प्लेटफॉर्म शेयरिंग में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो इनके इंटीरियर्स के डिज़ाइन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Kia Seltos का इंटीरियर है वो Hyundai की Creta से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। डिस्टिंग्विश डिज़ाइन लैंग्वेज के अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि इन ब्रांड्स की जो कार लॉन्च करने की स्ट्रेटेजी है ना वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे कि Hyundai की Creta, Kia की Seltos और Hyundai की Alcazar जो हैं ये सभी गाड़ियाँ K2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। वहीं पर जो Kia की Carens है इवन दो वो Seltos जैसी साइज़ की दिखाई देती है, फिर भी ये गाड़ी Hyundai के K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, यानी कि उस प्लेटफॉर्म पर जिस पर i20 और Venue जैसी गाड़ियाँ बेस्ड हैं। और यही रीज़न है कि ये 7 सीटर होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। और यही जो प्लेटफॉर्म शेयरिंग के बावजूद भी लुक्स बिल्कुल अलग दिखने वाली और अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर गाड़ियाँ प्रोवाइड कराने वाली बात है ना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से Hyundai और Kia की वजह से इंडिया की जो जनता है उनको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग गाड़ियाँ मिल पाती हैं और ये लोग अपनी जो कॉस्ट है उसको भी कम रख पाते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने इन ब्रांड्स को सबसे नंबर 1 पर रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि ये जो ब्रांड की लिस्ट मैंने तैयार करी है क्या इससे आप एग्री करते हैं या फिर आपका क्या कहना है इन तरीके की गाड़ियों के बारे में। क्या आप ऐसी गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं जो कोलैबोरेशन में या फिर एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हों? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू।